हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। कुछ न्यूक्लियाई नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ को हम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसको भी हम अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हम कोई पार्टिकल जो है उसके ऊपर जो है वो बम्बार्ड कराते हैं। वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है। उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। अल्फा पार्टिकल है या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या ड्यूट्रॉन्स है। कोई भी पार्टिकल इसमें से हो सकता है। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया ये आयरन क्यूरी और इसका जो हस्बैंड था फ्रेडरिक जूलियट, इसने 1934 में ये पहला एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम का एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव जो है वो न्यूक्लियाई लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27 था। इस पे उन्होंने प्रोजेक्टाइल जो यूज किया वो अल्फा पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल जो था इसकी बम्बार्डमेंट कराई गई स्टेबल एल्यूमिनियम के न्यूक्लियाई के ऊपर। तो ये फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ along with the emission of neutron। फास्फोरस, अब यहाँ पे ये देखें, जब ये अल्फा पार्टिकल एल्यूमिनियम से जो इसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये 2 + 13 15 और 4 + 27 टोटल 31 बनता है। तो 30 + 1 31, यहाँ पे भी 31, दोनों तरफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होने चाहिए किसी भी इक्वेशन में। तो अब ये जो एल्यूमिनियम था ये नॉन रेडियो एक्टिव था और स्टेबल न्यूक्लियाई था। जब ये फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ तो ये रेडियो एक्टिव बन गया और अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ ये इक्वेशन जो है ये पहला स्टेप था जो कि 1934 में लिया गया। कुछ लोगों को आवाज आ रही होगी जिन्होंने वालेकुम सलाम कहा है, आवाज आ रही है इसका मतलब है। कुछ लोगों को नहीं आ रही, उनका कोई इशू हो सकता है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? सबको आ रही है? ये जो सुमैया लियास हैं या आमना बीबी हैं, उनको आवाज आ रही है? जी। नेक्स्ट जो रेडियो एक्टिव के आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि ये अभी हम उसी को देख रहे हैं कि जो किस में कन्वर्ट हुआ था। अभी एल्यूमिनियम फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ। फास्फोरस अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया। अब फास्फोरस जो था वो सिलिकॉन में कन्वर्ट होता है पॉजिट्रॉन एमिट करके। तो पॉजिट्रॉन यहाँ पे एमिट जब होता है तो प्रोटॉन कम हो जाता है और न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटॉन 15 थे, अब कम होके प्रोटॉन 14 हो गए। डिस्टॉर्शन ज्यादा है, इसको कैसे कम किया जाए? चलें फिर अब गुजारा करें, इसको कैसे कम किया जा सकता है। अब फास्फोरस सिलिकॉन में जा रहा है तो पॉजिट्रॉन एमिट करके जा रहा है क्योंकि फास्फोरस एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था। अब कुछ और एग्जांपल भी हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की देखते हैं। बोरॉन एक स्टेबल न्यूक्लियाई है,
इसके ऊपर हम हीलियम का पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल जो है वो बम्बार्ड करा रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन में जा रहा है। नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव है, फिर ये कार्बन में चला जाता है। तो बोरॉन जो है एक्चुअली कार्बन में कन्वर्ट हुआ इस प्रोसेस से। कार्बन C612 प्रोटॉन गेन करता है, नाइट्रोजन 713 में चला जाता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो 713 है, ये कार्बन 613 में चला जाता है। तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का आप देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट जो कि पहले स्टेबल था, रेडियो एक्टिव कैसे बना? प्रोजेक्टाइल की बम्बार्डमेंट की वजह से बना। प्रोजेक्टाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, कोई भी जो दूसरा पार्टिकल है वो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज होता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है। यहाँ पे फिर ये देखें अल्फा पार्टिकल है, नाइट्रोजन एक स्टेबल, यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका फ्लोरीन 917 में ये अनस्टेबल है, और ये फिर पॉजिट्रॉन एमिट करके ऑक्सीजन में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अल्फा पार्टिकल को जब हम बम्बार्ड कराते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे हम ड्यूट्रियम को बम्बार्ड करा रहे हैं सोडियम के ऊपर। तो सोडियम जो है 24 में जा रहा है और प्रोटॉन एमिट हो रहा है, तो फिर सोडियम 24 मैग्नीशियम 24 में चला जाता है जो कि स्टेबल है। तो यहाँ एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे कैप्चर होने के बाद एल्यूमिनियम सोडियम में जाता है और साथ ही अल्फा पार्टिकल भी एमिट करता है। तो यहाँ पे ये भी बराबर होने चाहिए, जैसे 11 + 2 13 है, 27 + 1 14, 27 + 1 ये आ जाएगा 28, यहाँ 24 + 4 28, यानी मास नंबर ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के दोनों तरफ मास और नंबर और एटॉमिक नंबर इक्वल होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में पहले सोडियम में जाता है, फिर वो चूंकि रेडियो एक्टिव बन जाता है, फिर वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। यहाँ पे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है, तो ये मैग्नीशियम में जा रहा है। अब इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आर्टिफिशियल स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसे आप खुद जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, जो स्लाइटली लाइटर और मोर स्टेबल जो न्यूक्लियस हैं, उसमें आर प्रोड्यूस्ड। ये होता है कि जैसे ही नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन एमिट होती हैं, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो अस्टेबल न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल में चला जाता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज अनकंट्रोलेबल, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आप इसको जो आप प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं उसकी टाइप को चेंज करके, उसकी स्पीड को चेंज करके हम इसकी जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की जो रेडिएशन अमाउंट एमिट होगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ये हैवी एलिमेंट में होता है, और ये जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है ये मोस्टली लाइटर एलिमेंट में होती है। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्या है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा न्यूक्लियर पार्टिकल है जिसकी कोई मास या चार्ज नहीं है। इसका जो एटॉमिक मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है ये इक्वल टू 0 है। एक्चुअल मास जो इसकी है, यानी जो हम इसको वहाँ से मेजर करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, तो वो हम लेते हैं वहाँ से जो मेजर होती है वो 0.tetra02 है, AMU है। इसको हम इसकी जो सिंबल है वो न्यू 00 इंडिकेट करते हैं हम। तो ये पॉली ने ये बात बताई थी कि ये होता है कि जब आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जा रहा है और बीटा पार्टिकल जा रहा है, साथ ही इसके ये जो न्यूट्रिनो है ये भी प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम न्यू 00 से इंडिकेट करते हैं। दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन है जिसके बारे में आप जानते हैं, ये चैडविक ने 1931 में, ये 34 था, ये गलत, 34 में इसे डिस्कवर किया था। इसे कैसे डिस्कवर किया था कि बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, तो फिर वो कार्बन में चला गया और साथ ही उसे कुछ ऐसी रेज मिली जो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मुतासर नहीं हो रही थी और सीधी जो है जा रही थी। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल ही, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता।
इसको इंडिकेट हम करते हैं 0 1 से। इसकी जो चार्ज है इसके ऊपर वो 0 होता है और मास नंबर को हम यूनिटी के इक्वल लेते हैं। प्रोटॉन को जब हम इंडिकेट करते हैं तो हम इसे 1h1 कहते हैं या 1p1 कह रहे होते हैं। तो प्रोटॉन जो है ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जो सिंपल उसका अबंडेंट आइसोटोप है वो प्रोटॉन है। इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं कि ये +1 चार्ज में है। तो प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये प्रोटॉन बन जाता है। तो हम इसे +1 चार्ज के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें प्रोटॉन की प्रोडक्शन हो रही है। ये लिथियम के ऊपर आप ड्यूटियम जब बम्बार्ड करते हैं तो यहाँ पे लिथियम 3 6 से 3 7 में चला जाता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोटॉन एमिट हो गया। अब यहाँ पे 3 + 1 4, यहाँ भी 3 + 1 4, 6 + 2 8, 7 + 1 8। सोडियम के ऊपर ड्यूट्रियम, फिर फास्फोरस के ऊपर ड्यूट्रियम, ये सोडियम 24 और फास्फोरस 32 में जा रहा है along with the production of proton। फिर इसके बाद पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जिसे हम इलेक्ट्रॉन का काउंटर बोलते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन जैसी प्रॉपर्टी है लेकिन इसके ऊपर चार्ज +1 है और मास इसकी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की मास भी नेग्लिजिबल ही कहते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। एक्चुअल मास इसकी जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर हुई है 0.00058486 है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसे फ्रेडरिक जोलियट ने 1934 और एरन क्यूरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसे डिस्कवर किया। और उन्होंने क्या किया कि एल्यूमिनियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए, जो कि अभी हमने पढ़ा है। फास्फोरस बना और साथ इसके न्यूट्रॉन 13 जमा 2 15 और 27 जमा 4 31, यहाँ 30 + 1 31। अब फास्फोरस जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया। यहाँ पे पहले जो एल्यूमिनियम था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन फास्फोरस आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बन गया। तो फिर ये सिलिकॉन को एमिट करता है, सिलिकॉन बना देता है और साथ इसके पॉजिट्रॉन पार्टिकल जो है वो एमिट होता है। पॉजिट्रॉन जो है हैज बीन किस और रिएक्शंस में भी इसे न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको हासिल किया गया। हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े भी हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो है जी न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, इसमें ये होता है कि आपके पास कोई अनस्टेबल हैवी जो न्यूक्लियाई है वो टूट जाता है। इसको आप न्यूट्रॉन जो है उससे बम्बार्ड कराते हैं और ये लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट जो है हीट की वो रिलीज होती है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। 1939 में जर्मन साइंटिस्ट थे ये दोनों, ऑटो हान और स्ट्रसमैन। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम 92 235 लिया। ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कि यूरेनियम की ओर में से आप इसे हासिल कर सकते हैं, यूरेनियम 92 235। इसको उसने स्लो न्यूट्रॉन दिया, यानी स्पीड उसकी कम थी। तो ये न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रॉन टेक अप करने से यूरेनियम 235 जो है ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होके इसने दो स्टेबल न्यूक्लियाई बनाए, एक का नाम बेरियम था, दूसरे का नाम क्रिप्टॉन था और साथ ही इसने 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज किए और साथ ही बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज की। तो इसका ये मतलब है कि हैवी न्यूक्लियाई है ये एक। यहाँ पे आप देख लें कि यूरेनियम जो है ये 235 एक हैवी न्यूक्लियाई है। प्रोजेक्टाइल जब इसके ऊपर बम्बार्ड किया गया, इसने इसको टेकअप किया और साथ ही ये ब्रेक हो गया। ब्रेकअप होने के बाद ये दो जो है वो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, बेरियम क्रिप्टॉन में। साथ इसने 3 न्यूट्रॉन बनाए और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन। यानी किसी भी हैवी न्यूक्लियाई का टूट के एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना और स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड फिशन। इसको हम फिशन बोलते हैं। तो ये फिशन प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, जो कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई बन रहे हैं ये फिशन प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब हम यूरेनियम 235 के अलावा दूसरे भी बहुत से न्यूक्लियाई हैं जो कि फिशन रिएक्शन को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें यूरेनियम का एक और आइसोटोप है 92 233 और थोरियम का 233, पोलोनियम का 239।
ये सारे के सारे फिशन के काबिल होते हैं। लेबाइल का मतलब है कि वो ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं फिशन का। यूरेनियम जो है नेचर में जो हम कहते हैं 235 उसकी जो परसेंटेज है ये बहुत कम है। यानी अगर हम इसे देखें तो इसकी जो परसेंटेज है आइसोटोपिक अबंडेंस जो है वो 0.7% है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन 238 की अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी अबंडेंस 99.3% है। तो हमें जो फिशन के लिए न्यूक्लियस चाहिए ये 238 फिशन नहीं करता, 235 फिशन करता है। तो 90 हम इसको फिर इससे अलहदा कर लेते हैं। यानी आप जो प्रोसेस है जिसे रीप्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है, आप यूरेनियम 9238 को यूरेनियम 9235 से अलहदा कर लेते हैं। अब इसमें बता रहा है ये अगर इसकी अमाउंट यूरेनियम 238 को आप कंप्लीटली सेपरेट आउट ना करें और ये मौजूद रहे तो ये फिर नुकसानदेह है। ये फिर फिशन रिएक्शन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। यूरेनियम 9235 जो है ये फिशनेबल है, 238 जो है ये फिशनेबल नहीं है। वजह व्हेन नेचुरल यूरेनियम विदाउट अगर हम कहें कि ये 238 आपके पास है आप और 235 भी है, दोनों ही इकट्ठे हैं, तो ये तो फिशन देगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ये कैप्चर कर लेगा और ये 239 में जो ये न्यूट्रॉन एमिट करेगा, सॉरी, यहाँ पे जो 92 92 टू 35 है, जो ये न्यूट्रॉन एमिट करेगा वो 92 टू 38 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। इस तरह से फिर जो चेन रिएक्शन का प्रोसेस हम चाह रहे होते हैं न्यूक्लियर फिशन में, वो स्टार्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए इसकी कंप्लीट सेपरेशन ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रीज़न इज़ दैट सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स जो कि 92 टू 35 की फिशन की वजह से न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, उनको हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन हमारे पास है और यूरेनियम 238 है, 239 में कन्वर्ट हो गया। अब होता क्या है कि 239 जो आपके पास यूरेनियम है, ये इसने एक न्यूट्रॉन को कैप्चर किया और ये वो न्यूट्रॉन है जो कि 92 टू 35 की फिशन की वजह से पैदा हुआ। मसलन हम कह रहे हैं ना पीछे 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं। बेरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन भी पैदा हो रहे हैं। तो ये फिर जो ये वो पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम 9238 कैप्चर करता है, 239 में चला जाता है और फिर ये चूंकि अनस्टेबल है यहाँ पे भी, तो ये बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, 239 नेप्टूनियम में चला जाता है और फिर ये बीटा पार्टिकल यहाँ पे टेक अप करके ये प्लूटोनियम 94 में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरऑल लिखा है ये 2 बीटा पार्टिकल। अब क्या हुआ कि हमें जो चाहिए होता है फिशन रिएक्शन के लिए वो 235 चाहिए होता है। 238 को हमें अलहदा करना होता है 235 से। अगर 238 मौजूद रहे तो ये वाला प्रोसेस हो सकता है, तो प्लूटोनियम बन जाता है। प्लूटोनियम जो है हम ऐसे ही इसे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं कि यूरेनियम जो 238 है वो इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करके प्लूटोनियम में जा रहा है, तो प्लूटोनियम जो यूरेनियम 238 तो प्लूटोनियम 94 टू 39 में कन्वर्ट हो गया। अब प्लूटोनियम 239 जो है 94 टू 39 ये भी यूरेनियम 92 टू 35 की तरह से फिशनेबल है। यानी आप जैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही आप 94 प्लूटोनियम 94 टू 39 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ओके हैं। इन दोनों से फिशन हो सकता है। नहीं हो सकता तो किससे नहीं हो सकता? 238 से नहीं हो सकता। तो हम या तो ये होता है कि हमारे पास जो अबंडेंस होती है वो चूंकि 238 की ज़्यादा होती है, तो हम इसे प्लूटोनियम ले लेते हैं। तो प्लूटोनियम से फिर हम जो है वो एटम बम बना लें या हम उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लें, या फिर ये होता है कि हमें 235 ही यूरेनियम यूज़ करना है। तो फिर इससे चूँकि इसकी जो आगे एनर्जी है वो यूरेनियम 235 की ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे, इसके जो फिशन से एक्सप्लोड होने से। प्लूटोनियम से थोड़ी कम एनर्जी मिलती है। तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हमारे लिए यूरेनियम 92 टू 35 है या यूरेनियम 92 टू 33 भी है।
तो बाज़ जो कंट्रीज़ हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने चेन रिएक्शन के लिए, फिश एटम बम बनाने के लिए, या आप कह लें कि आप उसके न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाह रहे हैं, तो वो यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लूटोनियम को आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर ये है कि वो यूरेनियम 235 को सेपरेट आउट करते हैं और उससे फिर अपना जो फिशन का प्रोसेस है वो इससे करवाते हैं। फिशन एनर्जी के लिए ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। थोरियम 90 टू 38 इज़ चेंज्ड इनटू यूरेनियम। अब ये यहाँ पे ये थोरियम जो है, ये भी कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें थोरियम 90 टू 38, पहले 90 टू 33 में जाता है। फिर ये जो है प्रोटेक्टिशियम, और उसके बाद ये फिर ये यूरेनियम 92 टू 33 में चला जाता है। अब यूरेनियम 92 टू 33 जो है ये भी फिशनेबल है। यूरेनियम टू 92 टू 33 ये भी फिशनेबल है। जब भी आप न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका मास नंबर बढ़ जाएगा। जब आप बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे तो उसका प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा। यानी प्रोटॉन, क्योंकि जब बीटा पार्टिकल एमिट बीटा पार्टिकल जो है, ये आप बीटा पार्टिकल इसके साथ प्रोजेक्टाइल के तौर पे जो है यूज़ करेंगे बीटा पार्टिकल को, तो यहाँ पे ये 91 जो है ये 92 में चला जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर यहाँ पे उसका बढ़ रहा है। यहाँ पे जो फिशन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक जैसी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती। जब भी फिशन होता है तो डिपेंड करता है ये कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा उसमें सूटेबल है, वो मिल जाती है। यहाँ पे हम देखें कोई एक रिएक्शन हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसने बहुत सारे रिएक्शन जो है वो लिखे हुए हैं। स्ट्रांशियम, ज़ीनॉन, हर एक में यहाँ पे स्ट्रांशियम, ज़ीनॉन को उसने 2 दफ़ा लिखा है, और रुबिडियम, सीज़ियम, फिर ज़िंक, टेलोरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम को 3 दफ़ा लिखा है। ब्रोमीन, लैंथेनम, यट्रियम और आयोडीन। हर एक में आप देख लें कि जो तादाद है न्यूट्रॉन्स की एमिट होने की, वो भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ रही है। ले ये वाले जो हैं स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो ये जनरेट हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं इस तरह के पेयर बनते हैं फिशन प्रोडक्ट में। यानी कोई भी एक पेयर बन सकता है। यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि फिशन रिएक्शन के बाद जो है, जो न्यूक्लियाई पैदा होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है। तो डॉटर न्यूक्लियाई इनमें से कोई भी पेयर हो सकता है। आप देख सकते हैं जो बेरियम क्रिप्टॉन है ये ज़्यादा फ़ेमस है, और इसमें आप 3 न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं बेरियम क्रिप्टॉन में। बोरॉन और ब्रोमीन और लैंथेनम में भी 3 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम और आयोडीन में आपके पास ज़्यादा न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये 4 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो कोई भी इसमें से कोई भी फिशन प्रोडक्ट इसमें से हो सकती है। अब ये कहता है कि नेचर का फिशन प्रोडक्ट की ये चेंज होती रहती है, और ये डिपेंड इसलिए भी करता है कि हम देखते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो कौन से एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो बीटा पार्टिकल एमिट करके खुद से स्टेबल होने की कोशिश भी करते हैं। इस वजह से वो फिर उनका एटॉमिक नंबर चेंज होता है बीटा पार्टिकल एमिट होने से, और फिर उनकी नेचर भी चेंज हो जाती है। वन कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ दोज़ लाइटर न्यूक्लियाई हुज़। अब इसमें ये कहता है एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके पास जो फिशन प्रोडक्ट जो बनती है, उनके जो एटॉमिक मास नंबर हैं वो 80 टू 100 के दरमियान होते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर 35 टू 40 होते हैं। उनको हम लाइटर आइसोटोप्स बोलते हैं। तो दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसमें आपके पास जो फिशन प्रोडक्ट होती है यानी डॉटर न्यूक्लियाई, उनके मास नंबर 130 और 150 की रेंज में होते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर 51 टू 58 होते हैं। तो इनको हम हैवी आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी आपके पास फिशन प्रोडक्ट में लाइट आइसोटोप भी जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं, और हैवी आइसोटोप्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। यानी 35 टू 42, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो 51 टू 58। तो 51 से 58 यानी यहाँ पे हैवी आइसोटोप्स हैं, और दूसरी तरफ आपके पास लाइट आइसोटोप्स आते हैं। तो ये पेयर की शक्ल में निकलते हैं। यानी आपके पास एक जो यूरेनियम उसका फिशन हो रहा है यूरेनियम का, तो वहाँ पे आपके पास एक लाइट आइसोटोप आ रहा है और एक हैवी आइसोटोप आ रहा है। अब नेचर ऑफ फिशन प्रोडक्ट, अब इसी को हम फिशन प्रोडक्ट जो आ रही है उसको हम अभी डिस्कस करते जा रहे हैं। कहता है कि डिफरेंट जो पेयर्स आ रहे हैं, ये कहता है इनको हम बनने वाले जो इनसे डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं।
वो बाज़-औक़ात वो भी अनस्टेबल होते हैं। इसलिए वो फ़ौरन ही डिसइंटीग्रेट करते हैं और खुद से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो स्टेबल नहीं होते, वो टूट-फूट का शिकार रहते हैं। जैसे कि आपके पास है जो ये ज़ीनॉन 54 बना, यहाँ पे ज़ीनॉन 54 जो बनता है, ये ज़ीनॉन 54 ये पहले 2 में है। तो ज़ीनॉन 54 जो बन रहा है 140 के साथ जब बनता है तो ये यहाँ पे बीटा पार्टिकल एमिट करता है। बीटा पार्टिकल एमिट करने से इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। बीटा पार्टिकल एमिट करने से ये 54 से 55 में चला जाएगा। बीटा पार्टिकल एमिट करने से एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में जा रहा होता है। तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है, प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो सेम रहते हैं। फिर बीटा पार्टिकल एमिट किया, फिर 56 में चला गया, फिर बीटा पार्टिकल एमिट किया, 57 में चला गया, फिर बीटा पार्टिकल एमिट किया तो सीरियम में चला गया। तो आप ये देखें, आपके पास जो एक आइसोटोप था, जो कि हैवी आइसोटोप्स में आता है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, और ये इसका स्टेबल आइसोटोप है। जब तक ये स्टेबल आइसोटोप गेन नहीं करता है, तो ये बीटा पार्टिकल एमिट करता रहता है। तो ये इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ पेयर बन रहे हैं। तो फिर दूसरी एक और एग्जांपल है जिसमें ज़रकोनियम जो है, ये हमारे पास एक आइसोटोप है जो डाटा न्यूक्लियस की शक्ल में फिशन के प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बीटा पार्टिकल एमिट करके नेवियम, और फिर ये मोलिब्डेनम, और फिर ये जो है टेलोरियम, और फिर ये ज़ीनॉन। टेलोरियम से आयोडीन, आयोडीन से ज़ीनॉन। ये हाँ, ज़िरकोनियम यहाँ पे जा रहा है किसमें, मोलिब्डेनम में 2 बीटा पार्टिकल उसने एमिट किए हैं, और टेलोरियम ज़ीनॉन में जा रहा है, इसने भी 2 बीटा पार्टिकल एमिट किए हैं। ये स्टेबिलिटी गेन करता है, यानी ये वाले जो हैं ये दोनों स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जैसे कि सीरियम स्टेबल है। तो ये अपना बीटा पार्टिकल एमिट होने की वजह से ये पेयर की नेचर चेंज होती रहती है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है यूरेनियम 235 में। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हम फिशन करवाना चाह रहे हैं, तो हम यूरेनियम 9235 लेंगे, उसके साथ हम एक न्यूट्रॉन जो है उस बम्बार्ड कराते हैं, स्लो न्यूट्रॉन। तो स्लो न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 92 to 35 टेकअप करता है, बेरियम क्रिप्टॉन फेमस पेयर है, इसमें चला जाता है, और साथ इसके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन है, ये मजीद 3 यूरेनियम के एटम को हिट करते हैं। अच्छा, एक्चुअली सम मास इज लॉस्ट। अब इसमें कुछ ऐसा भी है कि इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी, जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले मास डिफेक्ट वाली बात, कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे भी मास का फ़र्क आ जाता है। दोनों का मास जो है फ़र्क होने की वजह से, तो हम उसे मास जो है वो कहते हैं मास डिफेक्ट यहाँ पे भी है। ये मास डिफेक्ट हम सेम एटम में नहीं, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हम यहाँ पे मास डिफेक्ट देख रहे हैं, जो फ़र्क आ रहा है यहाँ पे ना। तो मास का जो डिफरेंस है, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं। इनकी मास अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो रिएक्टेंट्स थी उसकी मास ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की मास यहाँ पे कम है। इसका मतलब है कुछ मास एनर्जी में चली गई है। तो उस मास को आप वैसे ही E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर के फार्मूले से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मास जो है यूरेनियम में क्या प्रोसेस होता है, मास किस तरह से है। तो ये भी हमें पता है, ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम AMU की बात करते हैं, तो मास को हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एनर्जी में चली जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि यूरेनियम में हो क्या रहा है। एक एटम जो यूरेनियम का है उसमें 92 to 35 जब बोलते हैं तो 92 प्रोटॉन है। तो हम देख लेते हैं, तो रिएक्टेंट में मास ऑफ यूरेनियम 92 to 35, और इसमें एक न्यूट्रॉन भी है हमारे पास ना। ये रिएक्टेंट में एक यूरेनियम का एटम है और दूसरा न्यूट्रॉन है। तो दोनों की मास को प्लस कर देते हैं। दोनों की मास को प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 236.052। फिर हम दूसरी तरफ प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। तो हम बेरियम की मास जो है और क्रिप्टॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास जो है, न्यूट्रॉन को एक एक की न्यूट्रॉन की मास को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे न्यूट्रॉन्स की मास आ जाती है।
तो इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, ये आता है जी 235.837, जो कि प्रोडक्ट का मास है। अब आपके पास ये रिएक्टेंट का मास था 236, जो कि ज़्यादा था, और प्रोडक्ट का मास है 235, जो कि कम है। हम इसका मास डिफरेंस यहाँ से लेते हैं, तो ये मास डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 0.215। तो एनर्जी जो रिलीज होती है, हम मास को कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी में, इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आती है वो आती है 200.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वो वाली एनर्जी है जो कि एक एटम, यूरेनियम के एक एटम के फिशन की वजह से पैदा हो रही है। एक एटम जब फिशन करता है, सिर्फ एक एटम, तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 200.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम 1 ग्राम की निकाल लेते हैं। 1 ग्राम जो यूरेनियम है उसने कितनी एनर्जी दी। पहले हम देखते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम में एटमों की तादाद कितनी होती है। तो हमारे पास जो टोटल एटम है, जो 1 मोल में होते हैं, उसको हम 1 ग्राम के इक्वल लिखते हैं। 16 एवोगाड्रो नंबर होता है, उसको हम 235 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो है ना, ये इतने एटम यूरेनियम, एक एक जो ग्राम है यूरेनियम, उसमें 6.022 10 रेज़ की पावर 23 डिवाइडेड बाय 235, ये तादाद आ गई है। ये एटमों की तादाद है। ये वो वाले एटम है जो 1 ग्राम यूरेनियम में पाए जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमें पता है एक एटम, अभी हमने फाइंड आउट किया, एक एटम यूरेनियम जब इसको हम उसकी मास डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, ये अभी जो हमने निकाली है, कि जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ग्राम के अंदर पाए जाने वाले एटमों की तादाद, भले वो 10 है, 20 है, जो भी है, इसको हम जो एक एटम की एनर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एटम की एनर्जी है और ये वाली तादाद है। इस तरफ क्या है? तादाद। तो तादाद से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ग्राम के अंदर पाए जाने वाले एटमों की तादाद को, एक एटम के फिशन की वजह से जो एनर्जी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, मेगा को ख़त्म करते हैं, 10 रेज़ की पावर 6 लगा देते हैं, और फिर हम इसे जूल जूल में चेंज कर देते हैं। जूल में चेंज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर हम इसे किलो में कन्वर्ट करते हैं, किलो जूल में, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आखिरी आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है 8.22 10 रेज़ की पावर 7 किलो जूल। अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम का फिशन करें, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो ये वाली होगी, 8.22 10 रेज़ की पावर 7 किलो जूल। ये वो वाली एनर्जी है। ये किसके इक्वल है? अगर हमारे पास 2.5 मेट्रिक टन हो, कोयला हो, 1 टन जो होता है ना उसमें 1000 केजी होते हैं, तो ये 2500 केजी है, यानी 2500, 2.5 के 2.5000, या हम कह लें इसे 25,000, 25,000 जो कोयला अगर होगा, तो अगर हम जलाएं तो जो एनर्जी हमें मिलेगी उतनी होगी जितनी हमें सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम के एटम को जो है वो फिशन करने से हासिल होती है। तो यहाँ पे आप इसकी अफादियत को देख सकते हैं कि हमें कोयला बहुत सारा ज़ाया करना पड़ेगा, और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम अगर हमारे पास है तो हम उसके बराबर एनर्जी ले सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं न्यूक्लियर फिशन जो है उसकी टाइप्स। फिशन में 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल में हम, जैसे हम एटॉमिक बम बोलते हैं, और कंट्रोलेबल में जहाँ पे हम ये वाला बिजली हाउस जो है, पावर रिएक्टर जो है वो। तो यहाँ पे एक बात पता है हमें, यूरेनियम 235 जब एक्सप्लोड होता है, बेरियम क्रिप्टॉन में चला जाता है, तो 3 देता है। तो फिर ये 3 मजीद एटम को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये 3 जो न्यूट्रॉन है, ये 3 मजीद एटम जो यूरेनियम के हैं उसको तोड़ते हैं, तो 9 जो न्यूट्रॉन है फिर मजीद पैदा हो जाते हैं, और 9 फिर मजीद 9 एटमों को तोड़ न्यूट्रॉन की तादाद 27 हो जाती है।
तो न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है, ये न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है और एटम जो है वो भी एक्सप्लोड होते जा रहे हैं। तो इसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं और यहाँ से हमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी को हम तबाही के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यूज़ पीसफुल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम उसे अपने कमर्शियल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। अब ये देखें, एक यूरेनियम न्यूट्रॉन ने हिट किया, ये न्यूट्रॉन आपने खुद देना होता है, इसे आप सोर्स बोलते हैं। ये सोर्स से आता है, ये आपने खुद प्रोवाइड करना है। या आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे न्यूट्रॉन पैदा हो। न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करेगा और ये बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाएगा और 3 न्यूट्रॉन दे देगा। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के एटम को हिट करेंगे और जब ये हिट करेंगे तो उसके साथ बेरियम क्रिप्टॉन हर एक में बनेगा और साथ ही इसके 3 न्यूट्रॉन हर एक में। एक मजीद जो यूरेनियम टूट रहा है उससे 3-3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये 9 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ये 9 न्यूट्रॉन आगे फिर एक यूरेनियम को तोड़ते हैं और ये स्टाइस बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। अब इसमें दूसरा ये है कि ये अनकंट्रोल होता है और ये एक्सप्लोड करता है और मतलब आप समझ लें कि धमाका होता है, इससे नुकसान होता है। तो दूसरा है कंट्रोलेबल फिशन रिएक्शन। इसमें ये होता है कि आप कैडमियम या बोरॉन के रॉड्स इस्तेमाल करते हैं और ये जो 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं इनको आप कैप्चर करते जाते हैं, 1 न्यूट्रॉन सिर्फ आप छोड़ते हैं ताकि चेन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ना दे। तो आपको कम अमाउंट में एनर्जी दे और वो कंट्रोलेबल हो। आप 1 न्यूट्रॉन पीछे रह जाता है, बाकी न्यूट्रॉन आप कैडमियम और बोरॉन के रॉड से पकड़ लेते हैं। तो ये फिशन जो इस तरह से हो रही है ये कंट्रोलेबल है। तो इस कंट्रोलेबल फिशन से आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकते हैं, यानी बिजली घर लगा सकते हैं, एटमी बिजली घर आप इससे जो है वो लगा सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं पावर प्लांट के ज़रिए। तो हम इसे दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल, इसको फिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी क्रिटिकल का मतलब ये है कि आपने इसे कंट्रोल किया हुआ है और इसे आप में इसमें से न्यूट्रॉन जो है वो पकड़ते जा रहे हैं और 1 न्यूट्रॉन सिर्फ आप लेफ्ट करते हैं ताकि वो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके और आपको एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। फर्स्ट कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो है ये फर्मी ने ही 2 दिसंबर 1941 में ये करवाया था। अब हम बात करते हैं एटम बम की ना। एटम बम जो है ये यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप है ये एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आपके पास मुख्तलिफ पीसेज होते हैं एटम बम के ना। तो आप इसमें क्रिटिकल मास जो होती है वो यूरेनियम 235 आइसोटॉप्स की उसको आप लेते हैं। ये क्रिटिकल मास एक ख़ास मास है। जैसे कि अगर उसकी स्फेरिकल शेप है तो ये 56 किलोग्राम होनी चाहिए। और उस स्फीयर का जो डायामीटर है वो 6.28 इंच हो। तो ये उसकी मास जो है 56 किलोग्राम होनी चाहिए। 56 किलोग्राम मतलब 56.000, ये जो है ये उसकी इस डायमीटर के साथ होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। तो और मटेरियल जो है इसमें 85% जो है यूरेनियम 235 होना चाहिए, जिसको आप वेपन ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का यूरेनियम है तो आप उससे एटम बम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ और भी चाहिए होता है, इसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव भी यूज़ होता है। और एक्सप्लोसिव जैसे आप टीएनटी एक एक्सप्लोसिव है या कोई और एक्सप्लोसिव है, तो वो क्या करता है, तो इसमें आप मुख्तलिफ स्फीयर्स होते हैं, तो इसको मुख्तलिफ एटॉमिक बम के उसको बम बनाने के लिए आप कहते हैं यूरेनियम 235 का एक स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर, इस तरह से मुख्तलिफ स्फीयर्स होते हैं। तो हर स्फीयर का जो मास है वो क्रिटिकल होता है, यानी क्रिटिकल होना चाहिए और टोटल मास जो है उनका क्रिटिकल से थोड़ा ज़्यादा है टोटल मास। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक आपके पास न्यूट्रॉन का सोर्स होता है, तो न्यूट्रॉन का सोर्स जो है वो एक्सप्लोड करता है आपके यूरेनियम 235 को और फिर ये न्यूट्रॉन का सोर्स आपने लिया, ये रेडियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियम से आप न्यूट्रॉन जो है वो हासिल करते हैं। तो इस न्यूट्रॉन को आप जब स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे फिर जो है अनकंट्रोलेबल उसका ये आगे एक्सप्लोजन होता है। यानी यहाँ पे ये होता है कि यूरेनियम 235 के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो पहले एक करीब आते हैं और करीब आने के बाद वो एक्सप्लोड करते हैं। जब वो एक्सप्लोड करते हैं तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी जो है वो हासिल होती है और वो इतनी हीट एनर्जी होती है जिसको आप संभाल नहीं सकते।
अब हम कहते हैं कि अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें जो आप कितनी एनर्जी हासिल होती है, ये कहता है अगर आपके पास टीएनटी है और आपके पास 20,000 टन है, 1 टन 1000 केजी के है और 20,000 टन, आप अंदाज़ा लगा लें। अगर आप इतना टीएनटी एक्सप्लोड करेंगे तो एटम बम से आपको जो एनर्जी मिलेगी वो तकरीबन फिर इसके इक्वल आएगी। तो अब इस जो टेम्परेचर राइज करता है 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। तो आप देख लें जहाँ पे आप 35 50 40 डिग्री हो तो हमारी क्या हालत है। तो जब ये 1 करोड़ पे जाएगा तो फिर क्या होगा। तो एक्सप्लोजन जो है ये वायलेंट है, इसमें ब्लास्ट भी है और इसमें बहुत सारी जो रेडिएशन जो हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो भी दूर दूर तक जाते हैं, हर चीज़ मेल्ट हो जाती है, हीट इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव भी है और ये फिर जो है इसका इन द लॉन्ग रन भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है रेडिएशन का। अब ये जो पहले 2 एटम बम थे जो गिराए गए, एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। सबसे पहले फैट मैन को गिराया गया, ये नागासाकी पे। और उसके बाद ये फैट मैन जो था इसने इसमें क्या यूज़ किया गया था, इसमें प्लूटोनियम यूज़ किया गया था ये 239 और इससे 70,000 लोग मर गए थे। और 40% जो शहर था वो तबाह हो गया था। किससे? फैटमैन से। फिर 3 दिन रुकने के बाद यूएसए ने ये जापान पे उसका एक और एटम बम जो था वो गिराया गया 3 डेज़ आफ्टर, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसकी जो कॉस्ट थी वो $2 बिलियन थी और ये यूरेनियम से बना हुआ था। और इसकी जो एनर्जी थी वो 20,000 टीएनटी एक्सप्लोजिव के इक्वल थी। और इससे कौन कितने लोग फौत हुए? 1,40,000 लोग जो थे मर गए थे। और तकरीबन अगर हम शहर के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर शहर जो है वो तबाह हो गया था। कौन सा शहर था ये जी? हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर जो है वो इस लिटिल बॉय ने तबाह किया था। और जो नागासाकी का जो शहर था इसे फैट मैन ने तबाह किया था। ये एक हिस्ट्री की एक बैड इवेंट है, जो बैड डे थे जिसमें ये एटम बम जो है वो चला दिए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो लाइट न्यूक्लियाई हैं ये कंबाइन करते हैं और हैवी और स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ड्यूट्रियम है तो हीलियम बन रहा है और ये 23.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। और इसी तरह से अगर हमारे पास 4 प्रोटॉन है तो भी हीलियम बन रहा है, तो फिर इसके साथ पॉजिट्रॉन 2 इमिट हो रहे हैं और साथ इसके 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो होती हैं। इसमें ये होता है कि 2 न्यूक्लियाई आपस में करीब आती हैं, यहाँ 4 न्यूक्लियाई हैं, यानी 4 प्रोटॉन आपस में करीब आ रहे हैं। यहाँ पे 2 हैं, दोनों ड्यूट्रियम है। ये कहता है न्यूक्लियाई जब आपस में करीब आते हैं तो प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। ज़ाहिर बात है एक जैसे चार्ज है उनके ऊपर तो रिपल्शन तो होगी, तो रिपल्शन ठीक-ठाक होती है। तो ऐसा अगर उन्हें करीब हम लाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम चाहते फिर जो है हमें जो वर्क करना पड़ेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियस शुड बी फ्यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी। तो ये 4 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होगा तो फ्यूजन जो है वो पॉसिबल होगी। तो ऐसे रिएक्शन को फिर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, यानी जो हीट की वजह से हो रहे हों, दैट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। हाई प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोलिजन्स होगी, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन से कोलाइड करेगा या ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम से कोलाइड करेगा। तो टेम्परेचर के साथ-साथ प्रेशर भी चाहिए होता है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए आपको एक एटम बम को एक्सप्लोड करना पड़ता है। जब आप एटम बम एक्सप्लोड करते हैं, तो उस हीट को और उस प्रेशर को यूटिलाइज़ करते हुए आप हाइड्रोजन बम जो है, वो एक्सप्लोड कर सकते हैं।
और फिर जो है ना ये हम कहते हैं कि हम फ्यूजन का जो है वो करवा सकते हैं। अब फ्यूजन में एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी? तो फ्यूजन में अच्छी खासी एनर्जी है जो रिलीज़ होती है। अब इसमें the reason for the release of energy is due to the fact that this reaction some mass is lost। ज़ाहिर बात है कि कुछ मास जो है दोनों में फ़र्क आता है, तो मास जो है वह आप उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्यूजन कोई कंट्रोल नहीं कर सका, यानी रिएक्टर लगे हुए हैं दुनिया में, हर जगह हर कंट्री में तकरीबन लगे हुए हैं ये जो जिससे आप बिजली पैदा कर रहे हैं, तो फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, लग नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आप जो मटेरियल डेवलप करेंगे जो कि एटम बम के पैदा किए गए टेम्परेचर में भी सस्टेन करे, तो फिर ये फिशन आप वो फिशन होगा तो उस फिशन को कंप्लीट फिशन को वो सस्टेन कर सके, यानी इतने टेम्परेचर में वो बर्न आउट ना हो बल्कि कायम रहे, तो फिर उससे आप फ्यूजन करवा सकें। तो फ्यूजन करवाने के बाद फिर आप बहुत सी एनर्जी उससे हासिल कर सकते हैं, उसे आप फिर पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अभी इसमें कोई मुमकिनात नहीं है फ़िलहाल। अब आप देख लें कि एनर्जी कितनी एनर्जी है। अब 4 प्रोटॉन है और इस तरफ हीलियम बन रहा है। 4 प्रोटॉन का आप हिसाब लगा लें तो ये मास बनती है 4.0313024 और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएँ तो प्रोडक्ट में एक हीलियम है और 2 पॉज़िट्रॉन है। तो दोनों जो आपके पास दोनों टाइप की हैं, टोटल 3 पार्ट, मतलब एक हीलियम 2 पॉज़िट्रॉन, सबकी मास को प्लस करें तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.00369772। तो प्रोडक्ट की मास ये है और रिएक्टेंट की मास ये है, तो फ़र्क है दोनों में, तो इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.02760। फिर इसको हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है, यानी आपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप इसे जूल में लेके जाते हैं। जूल में लेके जाने के लिए भी ये आप इसे जो है एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब इसमें 1 मोल आप हीलियम का बना रहे हैं, 4 मोल हाइड्रोजन के बना रहे हैं। अब अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 25.7140। इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है 1 मोल की एनर्जी जो है वो निकाल लेते हैं और इसे आप किलो जूल में हासिल कर लेते हैं। तो ये एनर्जी अच्छी खासी एनर्जी है, 6.153 10 रेज़ की पावर 8 किलो जूल। अच्छी खासी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। हाइड्रोजन बम जो है इसी तरह से बनता है, यानी आपके पास एक ड्यूटियम है, ट्रिटियम है, तो इनको आप एक एटॉमिक बम के ज़रिए आप एटॉमिक बम को डेटोनेट करते हैं और फिर उससे जो एनर्जी और प्रेशर मिलता है, यानी हीट और प्रेशर जो मिलता है, उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। ड्यूटियम और ट्रिटियम फ्यूज़ होते हैं और हीलियम बनाते हैं और साथ इसके न्यूट्रॉन बनता है और ये वो एनर्जी है जो कि अच्छी खासी एनर्जी है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, वो यहाँ पे रिलीज़ होती है। ये तकरीबन 1000 गुना, ये अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन बम है, तो आप उसे एक्सप्लोड करते हैं, 1000 एटम बम जब आप एक्सप्लोड करेंगे तो तबाही उतनी ही होगी। यानी 1000 एटम बम अगर आप एक्सप्लोड कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन बम आप चला रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये इतना ज़्यादा डेंजरस है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटॉमिक बम। ये बिकनी अटोल जो है ये अमेरिका के करीब एक जज़ीरा है, वहाँ पे इसका 1954 में पहला टेस्ट किया गया था हाइड्रोजन बम का ना। तो वहाँ से पहले लोगों को निकाल दिया गया था और फिर उस जज़ीरे के ऊपर ये तकरीबन 23 टेस्ट किए गए हैं। तो ये पहला टेस्ट है, ये मार्च 1 1954 में ये टेस्ट किया गया था। तो इसमें हाइड्रोजन बम जो है उसको एक्सप्लोड किया गया था वहाँ पे। तो अब इसमें फिशन और फ्यूजन में अगर हम देख लें, न्यूक्लियर फिशन जो है
ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट अप होते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में, और फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। फिशन में चेन रिएक्शन होता है, फ्यूजन फ्यूजन में चेन रिएक्शन नहीं होता। फिशन में हम कहते हैं कि हमारे पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं और उसको हम किसी फिशनेबल प्रोडक्ट के ऊपर हीट करवाते हैं, और फ्यूजन में नहीं है, इसमें हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, फिर फ्यूजन होता है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन में, ये बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। अब बेरियम और क्रिप्टॉन जो है ये फिशन की प्रोडक्ट्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव हैं और हार्मफुल भी हैं। और लेकिन जो हम फ्यूजन की प्रोडक्ट लेते हैं वो हीलियम बनता है, हीलियम हार्मफुल नहीं है, यानी रेडिएशन के हिसाब से वो हार्मफुल नहीं है। एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी। भाई यहाँ तक आपका टॉपिक काफ़ी है। अभी हमारा ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें हम ये रेडिएशन डिटेक्टर को पढ़ेंगे। रेडिएशन डिटेक्टर पढ़ेंगे और इसका जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है उसको देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड होगा। तो ये इस लेक्चर में हमने ये स्लाइड नंबर 97 से पीछे तक जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो पढ़ ली है। तो आप इस लेक्चर को तैयार कीजिएगा भाई, पेपर के लिए भी आपके लिए ये ज़रूरी है। तो आप देख लें, आपने सारा कुछ तैयार करना है, सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 5 के 5 सवाल में पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, अब हम खुदा हाफिज़ कहते हैं, हमारे लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट संडे जो है फिर मुलाकात होगी।